we'll talk about. All right. So now when we discuss something like a water harvesting system, तो आप बेसिक चीजों तो आप यहाँ पे जानते हो कि ये आपका किया जाएगा उस हैबिटेट के अंदर, उस एरिया के अंदर जहाँ पे आपको अच्छा सा आपको रेनफॉल देखने के लिए आपको मिल जाता है. So the place where you have an ample amount of rainfall, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में रेनफॉल मिलेगा, वहां पे आप ये कर सकते हो. एंड देखा जाए ये आपको करना वहां ज्यादा चाहिए जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, राइट. सो वेर यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहां पे तो ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी नेम ऑफ द स्टेट जहाँ पे रेनफॉल जनरली आपका कम रहता है? राजस्थान. हाँ जी, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और ये मुझे सुनना था. राजस्थान में कंपेरेटिवली आपका रेनफॉल थोड़ा यहाँ पे रहेगा कम, राइट. सो सम एरियाज गेट लेस रेनफॉल, सो कुछ एरियाज में आपका लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपका यहाँ पे रहेगा. सो यू हैव लेस रेनफॉल इन सम एरियाज. तो जहां पे आपका रेनफॉल कम है ऐसे एरिया के अंदर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वाटर हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जो आपका यहाँ पे होता है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा. तो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे वाटर को कंजर्व करना है तो सबसे सिंपल तरीका आपके हिसाब से क्या हो सकता है वाटर को कंजर्व करने का? सबसे सिंपल क्या लगता है आपको? सर ग्राउंड में सर होल करके उसमें बिल्कुल वाटर. सही बात है, राइट. सो यू कैन क्रिएट अ होल इन द ग्राउंड, होल्ड इन ग्राउंड. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे होल्ड इन ग्राउंड यहाँ पे लिखा है उसको मैं लिख सकता हूँ क्रिएट अ स्मॉल पॉन्ड. आई कैन से दैट क्रिएट अ स्मॉल पॉन्ड. एक स्मॉल पॉन्ड आप बना लो, यहाँ पे स्मॉल पॉन्ड बना लो. अगर आपने एक स्मॉल पॉन्ड बना लिया तो उसके अंदर आपका पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा. सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दैट. वाटर टैंक बना के. वापस बोलना, कहाँ पे? सर क्या? वाटर टैंक. हाँ, वाटर टैंक बना लो आप. यहाँ पे एक चीज आप ये कर लो कि आप वाटर टैंक बना लो. ये वाटर टैंक आप छत पे लगा दो ताकि सारा पानी आपको वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और फिर आप उसे आराम से यूज कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट. ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट. और कुछ इसके अलावा और कोई टेक्निक आपके हिसाब से? एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? All right, you can have a ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होना चाहिए. सो यू डू समथिंग, आप ऐसे आपकी एक्टिविटी करो कि आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए. सो द थर्ड थिंग कैन टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, ताकि आप इस तरीके से आप अपना लाइक होल बनाओ या बोरवेल बनाओ कि आपका ग्राउंड वाटर में भी आपका पानी इकट्ठा हो जाए डायरेक्टली. तो ये भी आप कर सकते हो. सो ये कुछ आपकी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू आप अपना पानी कंजर्व कर सकते हो रेन वाटर का, और उससे आप यूज कर सकते हो तब जब आपके पास पानी की कमी होती है. राजस्थान एक बहुत बड़ी एरिया. देन यू हैव सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. सो कई सारे एरियाज है बेटा इंडिया में जहाँ पे आपको पानी कम मिलता है. सो यू हैव दिस सम एरियाज, यू विल हैव सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. वहां पे भी आपको कई बार पानी की बड़ी कमी होती है, वहां पे भी आपको पानी की बड़ी कमी होती है, और बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू हैव दिस वाटर हार्वेस्टिंग जो आपको वहां पे करना चाहिए, जो आपको वहां पे किया भी जाता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर. Water harvesting is a technique highly local specific that benefit are also localized. ये काफी लोकल टेक्निक होती है जिसका फायदा जो आसपास के जो लोकल लोग होते हैं उनको आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा. सो इट्स अ वेरी लोकल टेक्निक. ऐसा नहीं कि इसको आप लार्ज स्केल पे करते हो, राइट. समझो अगर आपके 4-5 घर हैं तो आप मिलके कर सकते हो, या एक छोटा सा अगर गांव है तो वो मिलके कर सकता है वाटर हार्वेस्टिंग, या कई बार आप इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इसे कंजर्व कर सकते हो. ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो हट है, यहाँ पे हट के ऊपर पानी गिर रहा है और वो पानी टिन के साथ साथ एक आपके टैंक के अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू. वहां से आप उसे पॉन्ड में लेके आ सकते हो. सो दैट इज समथिंग कैन बी डन. तो ये काफी लोकल टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप अपने वाटर को यहाँ पे कंजर्व. तो ये बात आपने यहाँ पे ऐड रखनी है. गिविंग पीपल कंट्रोल ओवर देयर लोकल वाटर रिसोर्सेज एंश्योर्स दैट मिसमैनेजमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज इज रिड्यूस्ड और रिमूव्ड. तो ये बात याद रखना कि जब आप अलाउ करते हो इन लोगों को पानी के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इस तरीके से, तो वो हद से ज्यादा यूज करते भी नहीं है. दे एक्चुअली अंडरस्टैंड इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि पानी को आप कंजर्व कर सको, राइट. और उसे आप हद से ज्यादा आप वहां पे यूज ना करो. सो दैट इज समथिंग दे लर्न, दैट इज समथिंग दे अंडरस्टैंड. तो ये कि यहाँ पे आपको फायदा देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है.
नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स। तो ये तो हो गया आपका लोकल तरीका, ये तो आपका हो गया यहाँ पे लोकल तरीका टू यूज द वाटर। नाउ वाटर हार्वेस्टिंग इज अ एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया, ये आपका बहुत ही पुराना आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब आप पानी को कंजर्व करते हो, आप पानी को कंजर्व कर सकते हो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, आप पानी को कंजर्व कर सकते हो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, आप पानी को कंजर्व कर सकते हो वॉशिंग के लिए, राइट, मतलब आपके जो हाउस होल्ड के जो काम होते हैं उसके लिए आप कंजर्व कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंजर्व वाटर फॉर द इरिगेशन के लिए और फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो आपकी यहाँ पे होती है ना, वो करने के लिए भी आप अपने वाटर को यहाँ पे कर सकते हो कंजर्व। तो ये बात आप याद रखना कि आपका जो वाटर कंजर्वेशन आपका यहाँ पे जो हो रहा है वो आपका लाइक अलग अलग लेवल पे हो रहा है, अलग लाइक रीजंस के लिए आपका हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टैंक आपके यहाँ पे फिल किया जा रहा है, इसको आप यहाँ पे फिल करोगे एंड देन यू विल यूज देम फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए। इसको आप फिल करके आप उन्हें यूज करते हो फॉर इरिगेशन पर्पस, वॉशिंग के लिए आप यूज कर लो उन्हें वहां पे, यहाँ पे यू आर ऑल्सो यूजिंग देम फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। सो यू विल हैव डिफरेंट पर्पस टू यूज दिस वाटर, राइट। और ये इंडिया में हर जगह किया जाता है, इवन हिमाचल में भी ये किया जाता है। आई टेल यू वन थिंग, हिमाचल में ना ये आई थिंक मैंने आपसे पहले भी शायद मेंशन किया होगा कभी, हिमाचल में एक काफी पुरानी टेक्निक है जो आज भी यूज की जाती है और उसे हम बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे याद सही से, तो यू कॉल देम एज अ कूल्स, KHULs। दे आर लाइक स्मॉल कैनाल्स आपके होते हैं, आपने देखा होगा कभी, बिल्कुल आपने देखा होगा, घर के आसपास छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं, राइट। एंड उन स्मॉल कैनाल से आपका पानी पास हो रहा होता है और उसको यूज करके वो अपने आसपास अपना इरिगेशन के पर्पस लाइक फुलफिल कर लेते हैं एंड बाकी जो इनके पर्पस होते हैं वो लोग फुलफिल कर लेते हैं। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ यूजिंग वाटर। और कभी आप नोटिस करना कूल्स में जो आपका पानी होता है काफी क्लीन होता है, ये एक्चुअली कोई गटर नहीं होती है, ये एक्चुअली काफी क्लीन पानी होता है जो आपका एक छोटे से चैनल से जा रहा होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट थिंग। मैं आई थिंक मैंने आपको बीच में एक एग्जांपल दिया था एक विलेज का, कंडबरी का, जो आपका पालमपुर के पास है। तो वहां पे हमने ये देखा था, वहां पे वी हैव सीन दैट एंड इट हैज बीन वेरी लाइक इट इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। तो इसमें लाइक पूरे गांव को पानी मिल जाता है एंड दे यूज दिस फॉर द इरिगेशन पर्पस के लिए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हिच यू गेट टू सी ओवर देयर। आई विश आई कैन शो यू द पिक्चर इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो राजस्थान में जैसे टैंक्स देखा हो बेटा आपने, बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत लोगों ने बेटा देखा होगा, काफी लोगों ने आपने देखा होगा, मतलब घर के पास से ही वो पास हो रहा होता है, राइट। इट्स अ वेरी नैरो चैनल, हाँ उससे पानी आपका पास होता रहता है। इट्स अ क्लीन वाटर, इट्स नॉट इवन लाइक कि ऐसा पानी है जो उसमें से स्मेल आ रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम क्लीन वाटर पास हो रहा होता है। एंड करते क्या है ना, उसी कूल में से लोग अपनी पाइपलाइन कई बार निकाल लेते हैं, उसको यूज करके दे लाइक स्प्रे इन द फील्ड, उससे उसे फील्ड में यूज कर लेते हैं। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। मेजॉरिटी ऑफ द हिमाचल डज नॉट हैव अ वाटर क्राइसिस, जितना मैंने देखा है, जितना मैं समझ चुका हूँ, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको वाटर क्राइसिस आपको नहीं होता है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि ठंड के सीजन में शिमला में कई बार पानी जम जाता है, दैट्स समथिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली डोंट हैव वाटर क्राइसिस इन द हिमाचल। ओके, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे टैंक हो गया राजस्थान के अंदर, नाड़ीज हो गया राजस्थान में, दे आर द सेम टर्म, अलग अलग टर्म यहाँ पे, मतलब चीज एक ही है, टर्म अलग अलग है यहाँ पे। ओके, देन यू हैव द भंडारास, टाल्स, दे आर इन महाराष्ट्र में, ये टर्म यूज करते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। देन यू हैव बुंडीज इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में आपका ये टर्म होता है जहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जाता है। आहस, पाइनीज इन योर बिहार। सो सारे का पर्पस एक ही है वाटर हार्वेस्टिंग का, लेकिन बस नाम यहाँ पे अलग अलग है। कूल इन हिमाचल प्रदेश, so कूल्स, मेरी स्पेलिंग वहां पे गलत होगी, बट कूल्स इन हिमाचल प्रदेश इज समथिंग यूज फॉर द वाटर कंजर्वेशन। सो ये सब आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पे, राइट। और पॉन्ड आपको मिल जाता है जम्मू रीजन के अंदर। सो टैंक्स, सुरंगम इन केरला, कट्टास इन कर्नाटका are some ancient water harvesting including water convenience and structure still used today। तो काफी पुराने आपके वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताऊंगा, शायद आपने ये भी चीज देखी होगी हिमाचल के अंदर, कुछ जगहों पे पता है क्या होता है,
जहां से आपका वाटर फ्लो करके आ रहा होता है ना, जहां से भी आपका पहाड़ से पानी आ रहा होता है, वहां पे वो लोग मिल बनाते हैं और उस वाटर के फ्लो को यूज करके वो जो मिल होती है वो रोटेट करती है। और जब वो रोटेट करती है ना मिल, तो उसके अंदर वो लोग अपना जो व्हीट होता है ना, जो आटा होता है पीसने का, वो वहां पे लेके जाते हैं और उसे वो लोग लाइक पीस लेते हैं। दैट इज समथिंग ऑल्सो डन यूजिंग द वाटर। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, बट तो ये देखा सर। हाँ, कुछ एरियाज में, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे करेरी में हमने ये देखा था दैट यूजिंग द वाटर करंट वो लोग उस मील को रन करते हैं और उस मील को रन करके पूरी वहां की आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं वहां पे आके अपना आटा पीस सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इवन दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस। बोलिए बेटा, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? वापस बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। ऑलराइट, बताइएगा बाद में। सो यस, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच हैपेंस, दिस इज समथिंग यू गेट टू सी। चलिए आगे देखते हैं। In a largely level terrain, the water harvesting structure are mainly crescent shape, earthen embankment or low straight concrete and rubble, like your check dams built across the seasonal flooding gullies। आपको दिखा देते हैं, जैसे ये आपके कुछ आपके तरीके होते हैं टू कंजर्व द वाटर। आप ऐसे इन्हें कहते हैं हम चेक डैम्स। तो ये चेक डैम्स आपके बनाए जाते हैं। सो चेक डैम्स का फायदा यहाँ पे ये होता है कि आप मॉनसून में यहाँ पे आप पानी इकट्ठा कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज देम थ्रू आउट द ईयर, यू कैन यूज देम। सो इन्हें हम कहते हैं ये काफी छोटे छोटे होते हैं, ये भी आपने शायद देखे होंगे, एंड यू कॉल देम एज अ चेक डैम्स। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। चेक डैम्स का फायदा ये होता है कि कई बार इसके अंदर आप फिशिंग भी कर सकते हो। ओके, आपने पानी तो यहाँ पे कंजर्व कर ही लिया आपके पर्पस के लिए, बट अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड डू योर फिशिंग वाला पार्ट। आप फिश को यहाँ पे ग्रो कर लो अच्छे तरीके से, ग्रो करके you cultivate the fish and you can use them for the commercial purposes। तो ये भी किया जाता है। That is also something which has been done over here, right? Now, I'll one more give you example, जो मैंने example शायद आपको पहले भी कभी दिया होगा, कि हिमाचल में कुछ फिश होती है जो आपकी ग्रो कल्टिवेट की जाती है ऐसे जगहों के अंदर। जैसे एक आपकी फिश होती है जिसे हम कहते हैं ट्राउट फिश। There's one fish you get to see and that fish is called as my trout fish। ट्राउट फिश। सो ट्राउट फिश आप कल्टीवेट करते हो कई बार आपके रिवर वाटर के अंदर या आपके एक छोटे से पॉन्ड के अंदर, एंड दैट विल हैव द कमर्शियल वैल्यू। दैट इतना वाटर को कंजर्व करने के बड़े फायदे होते हैं। यू कैन ऑल्सो डू योर कमर्शियल थिंग्स एज वेल। इसका भी आपका कमर्शियल वैल्यू आपका काफी ज्यादा होता है इसका। क्या आप में से किसी ने ये फिश को देखा है कभी? नो वन। ऑलराइट, अगर आप मंडी में से तो शायद आपने देखा होगा, और एल्स काफी कम लाइफ चांस है। मॉनसून रेन ऑल्सो फिल्स द पॉन्ड बिहाइंड द स्ट्रक्चर। तो पॉन्ड भी आपका फिल होता है, आपके सीजनल पॉन्ड आपके फिल होते हैं वहां पे, उनको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बीच में, हमारे एक एग्जांपल ऐसे पोंग डैम का। पोंग डैम में पानी बहुत ज्यादा होता है मॉनसून के टाइम पे, और जब इसमें पानी ज्यादा होता है तो इसको इसका फायदा भी होता है। इसको यूज करते हैं आसपास के जितने भी आपके विलेज होते हैं उसको यूज कर पाते हैं उनके कल्टीवेशन के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए। सो ऐसे कई सारे आपके पॉन्ड होते हैं जिसको पूरी कम्युनिटी यूज करती है। यू कैन फाइंड देम यूज्ड बाय द कंप्लीट कम्युनिटी फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो याद रखना पॉन्ड्स भी आपका यहाँ पे याद रखना, द पॉन्ड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर योर कंजर्वेशन ऑफ योर वाटर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट? ओनली अ लार्ज स्ट्रक्चर होल्ड वाटर ईयर राउंड, मोस्ट ड्राई अप 6 months और लेस आफ्टर द मॉनसून। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप हिमाचल में धर्मशाला के पास से हैं, या अगर आप कभी धर्मशाला गए हैं, तो वहां पे एक लेक होता है, वहां पे एक लेक है, लेक का नाम है वहां पे आपका दाल लेक। क्या आप में से कोई गया है उस लेक के पास कभी? डल झील। ओके, सो दिस इज अ लेक यू विल गेट टू सी। आपको मिलता है नड्डी के पास, आपको मिलेगा ये लेक। बेसिकली अगर आप मैक्लोनगंज से ऊपर आप जाते हो देन आपको ये लेक आपको मिलेगा देखने के लिए, दाल लेक। अब ये जो लेक बेटा आपके यहाँ पे है ना, ये आप देखोगे इससे ये थ्रू आउट द ईयर भरा हुआ नहीं रहता। जैसे आपका सीजन खत्म होता है, जैसे ही आपको यहाँ पे लाइक समर सीजन चालू होता है, मानसून खत्म होता है, उसके बाद काफी ड्राई हो जाता है। लाइक इसमें लाइक बहुत ही कम पानी होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज सीन ओवर देयर। एंड देन वापस जब मानसून आता है देन द कंप्लीट एरिया गेट्स फिल्ड विद द वाटर। तो याद रखना कई सारे जो आपके पॉन्ड्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर आपके पानी को होल्ड करके रह जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। उसके बाद आपका पानी वहां पे कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, काफी ड्राई हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड देन अगेन उसके अंदर अगले मॉनसून के अंदर वापस से आपका पानी फुलफिल होना आपको वहां पे लगेगा।
तो ये चीज आपको पॉइंट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है. सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी हैपनिंग इन द पॉइंट्स. Their main purpose, however, is not to hold water, surface water, but to reach the groundwater beneath. इनका मेन काम यहाँ पे सिर्फ वाटर को पकड़ के रखना नहीं होता. इनका मेन काम यहाँ पे होता है कि पानी आपका सरफेस से नीचे जाए ताकि आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके. तो ये बात भी याद रखना कि जब आपका ये पॉइंट हम बनाते हैं तो आपका पर्पस ये भी होता है कि ऊपर तो पानी आपका रह ही रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट मेन पर्पस आपका क्या है यहाँ पे कि आपका ग्राउंड वाटर भी आपका यहाँ पे रिचार्ज हो सके ताकि आप उसे यूज कर पाओ लाइक बोरवेल को बना के. सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी. एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड आर मेनी. तो एडवांटेज आपके यहाँ पे काफी होते हैं. देखते क्या क्या एडवांटेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. It does not evaporate but spreads out to recharge wells and provide moisture for the vegetation over the area. ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बात याद रखना, अगर आपका ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो रहा है तो याद रखना कि ये आपका इवेपोरेट नहीं होता. ये ऐसा नहीं है कि आपका इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा. ये चीज आपकी होती नहीं है. ठीक है. इससे क्या होता है, आपके जो वेल्स होते हैं उसमें भी आपका पानी आ जाता है. आपके जो कुएं होते हैं, आपके जो वेल्स होते हैं उसके अंदर भी आपके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा. दैट्स द सेकंड थिंग व्हिच विल हैपन. थर्ड थिंग आपके यहाँ पे क्या हो रही है, इसके वजह से आपके सॉइल को मिलता है मॉइस्चर. इसके वजह से आपके सॉइल को मिलता है मॉइस्चर. और अगर सॉइल को अगर मॉइस्चर मिल रहा है देन याद रखना आपके प्लांट्स इजीली यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे. आपके प्लांट्स इस एरिया के अंदर काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. तो प्लीज याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग द वाटर इन द ग्राउंड. सो ग्राउंड के अंदर जब आप पानी स्टोर करते हो तो इसका ये एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखना है. तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर ऑफ ग्राउंड वाटर? Yes, sir. ठीक है. सबको ये बात समझ में यहाँ पे आनी चाहिए. देन इन एडिशन इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज लाइक स्टैग्नेंट वाटर कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स एंड आर्टिफिशियल लेक. ये बात भी आप याद रखना कि अगर ग्राउंड वाटर होता है ना तो उसका एक और फायदा ये होता है कि यहाँ पे कोई माइक्रोब्स, कोई मॉस्किटोज, कोई बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे. बेसिकली आपके मॉस्किटोज आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं. पॉन्ड या लेक में वो हो जाता है. पॉन्ड या लेक के अंदर आपके मॉस्किटो या लार्वा आपके काफी इजीली आपके ग्रो कर जाएंगे एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. बट यहाँ पे आपका वो कंसर्न नहीं रहता. सो दैट इज द सेकंड एडवांटेज. सारे एडवांटेज याद रखना, आपको क्लास के एंड में पूछे जाएंगे सारे एडवांटेज. देन थर्ड फायदा यहाँ पे क्या होता है, इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल वेस्ट. अब कोई आदमी या एनिमल इसमें जाके नहा तो नहीं सकता, राइट? ना ही कोई वेस्ट इसके अंदर डायरेक्टली जाके फेंक सकता है. तो कंटेमिनेशन के चांसेस आपके यहाँ पे हो जाते हैं काफी कम. तो दैट इज द थर्ड थिंग यू हैव टू नो कि कंटेमिनेशन आपका यहाँ पे काफी कम हो जाएगा. उसके चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं इन द ग्राउंड वाटर. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. ठीक है. तो ये तीन आपके एडवांटेज आपने याद रखने हैं. एक तो क्या हो रहा है आपका एडवांटेज कि आपका पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा. आपके जो वेल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे हो रहे हैं रिचार्ज. दैट्स द सेकंड पॉइंट, राइट? ये आपको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है आपके प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए. फिर उसके बाद यहाँ पे आपके मॉस्किटोज आपके ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज ये पानी आपका जमीन के नीचे है. एंड देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका ह्यूमन या एनिमल वेस्ट आपका यहाँ पे इसको कंटेमिनेट नहीं कर सकता. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माई ग्राउंड वाटर. ये आपको एडवांटेज यहाँ पे आपको याद रखने हैं. सो क्या आपको ये एडवांटेज यहाँ पे क्लियर है? आर दिस एडवांटेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब एक काम करिए, मुझे बताइए आप लोग, हमने कई सारे स्टेट्स के नाम देखे, हमने कई सारे वहां पे अलग अलग तरीके के हमने नाम देखे जिसके थ्रू आप वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो. आप मुझे दो नाम बता दो कुल्स के अलावा. कुल्स तो हमारा ही होता है हिमाचल का. उसके अलावा और दो नाम आप बता दो जो आपको याद हो. Sir, Buddhis. वो कौन से एरिस, स्टेट? एरिस कौन से स्टेट में था? तमिलनाडु. ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड. और उसके अलावा? अहर्ज, बिहार. राइट. अरहर या पाइनीज इज गोइंग टू बी इन द बिहार. ठीक है. काफी अजीब नाम है, एकदम से याद नहीं रह सकते, बट यस दिस इज समथिंग व्हिच विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है. तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी याद इन टर्म्स ऑफ माय वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू इन दिस. तो इसके बाद हम कुछ नया यहाँ पे सीखते हैं. सो ये हमारा हमने यहाँ पे देख लिया समथिंग अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग. सो नाउ लेट मी शो यू something in terms of my coal and petroleum के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. So let me just add few things over here.
बाय द वे कोई मुझे बता सकता है कि ये पेट्रोल बनता कैसे है? नहीं बता। पेट्रोलियम से। यस सर। ये कैसा आंसर हो गया? पेट्रोलियम से। सर जब समुद्र के नीचे जो फिशेस होते हैं सर, जब वो मर जाते हैं तो फिर वो सी बेड में नीचे चले जाते हैं और उनके ऊपर रॉक्स से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सही है, राइट। सो बेसिकली आपका जो आपने जो मुझे बताया ना यहाँ पे कि यार ये पेट्रोल आ कहाँ से रहा है, उसका जो लॉजिक है वो आपका बिल्कुल सही है कि आपके जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दे बिकम द फॉसिल फ्यूल। याद रखना, जो आपको जो पेट्रोल होता है ना, उसका एक और नाम यहाँ पे होता है फॉसिल फ्यूल। और वो फॉसिल फ्यूल नाम इसलिए मिला है आपको यहाँ पे बिकॉज एक्चुअली आपका इनका जो सोर्स है वो आपके फॉसिल्स हैं। आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फिश हो गए, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ माय पेट्रोल। सो बेसिकली ये जो आपके फॉसिल होते हैं ये आपके डीकंपोज होते हैं विच टेक्स like hundreds of year and from them you will get to have this petroleum is been formed. तो याद रखना, इसलिए यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर फॉसिल फ्यूल। तो ये चीज आपने भूली नहीं कि इनको हम फॉसिल फ्यूल यहाँ पे कहते क्यों है। ठीक है, यस बेटा, आपका आंसर जो था यहाँ पे दैट वाज कंप्लीटली राइट एंड दैट इज व्हाई यू कॉल देम। सो लेट्स सी इनकी स्टोरी यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते थोड़ा सा कि क्या होता है आपके यहाँ पे फॉसिल फ्यूल और क्या है इसका एडवांटेज यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ऑलराइट, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट माय फॉसिल फ्यूल्स ओवर हियर। कोल एंड पेट्रोलियम, another important resources fossil fuel, that is coal and the petroleum। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कोल एंड पेट्रोलियम आपका इस तरीके से आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपकी लाइक यू हैव दिस रिफाइनरी इन द मिडिल ऑफ द ओशन और यहाँ से आप अपना पेट्रोल आप यहाँ से निकाल सकते हो। यू कैन टेक आउट द पेट्रोल ओवर हियर। अब मुझे आप ये बताओ, क्या ये जो मेरे रिसोर्सेज है कोल एंड पेट्रोलियम, या अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं या मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूं कलेक्टिवली, क्या ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? नो। ओके, समवन इज सेइंग नॉन रिन्यूएबल। बाकी लोग भी आंसर बताइए क्या हो सकता है इनका, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? सर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को एक बार आपका ये यूज हो गया, इसको आप लाइक वापस से ला नहीं सकते, राइट? यू कैन नॉट रीयूज देम, सो दे आर गोइंग टू बी माय नॉन रिन्यूएबल। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। और अभी कंसर्न यही है, कंसर्न ये है कि कुछ टाइम के बाद आपका फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा, बट द पीपल से दैट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट यूज्ड अप। और जब वो यूज अप हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, है ना? सो यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ अल्टरनेटिव। आप यहाँ पे कोई ना कोई आप अल्टरनेटिव यहाँ पे फाइंड करने की आप कोशिश कर रहे हो ताकि आपको पता रहे कि यार एक्चुअली में और भी एक ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सबसे बढ़िया जो ऑप्शन अभी आपको दिख रहा है आपके आसपास, दैट इज गोइंग टू बी योर ईवी कार्स। सुना होगा आपने, देखा भी होगा, टीवी पे ऐड भी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देखिए। राइट? कार भी आपने देखी होगी और आपके जो टू व्हीलर्स होते हैं वो भी ईवी वाले आने लगे हैं। अभी आप थोड़ा नोटिस करो, काफी ज्यादा आने लगे ये आजकल टीवी के ऊपर और आसपास भी। सो दैट इज अ वेरी गुड सोर्स अगेन। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप पेट्रोलियम का कंजम्पशन आप कम कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस व्हीकल्स फॉर द कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप उन्हें यूज कर सकते हो, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, है ना? सो दैट्स जनरली डन। नाउ कोल एंड पेट्रोलियम विच आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके लिए एनर्जी के लिए। याद रखना, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन we have been using increasing amount of energy to meet our basic needs। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ है तो आप इन सबको बहुत ज्यादा यूज करो ताकि आपकी बेसिक नीड फुलफिल की जा सके। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स अपॉन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, हमारी लाइफ बेसिकली इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। योर कोल, पेट्रोलियम, ये जो आपका फॉसिल है इसके ऊपर लाइक वी सस्टेन ऑन देम। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर मेरा घर पे जो एनर्जी आ रही है, राइट, अगर मैं कोल को बर्न करके वो एनर्जी नहीं ला रहा, व्हाट आर द अदर वेज आई कैन जनरेट द एनर्जी? कोल या पेट्रोलियम को बर्न करे बगैर अगर मुझे एनर्जी जनरेट करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बताइए मुझे। सर सोलर से और हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, एक आपने बोले यहाँ पे सोलर एनर्जी, राइट। एक होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट,
सर विंड एनर्जी। Okay, then you have your wind energy. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो चलो आपने बता दिया कि विंड एनर्जी आप यूज कर सकते हो, सोलर यूज कर सकते हो। मुझे ये बताइए, सोलर अगर अवेलेबल है तो हम लोग यूज क्यों नहीं करते उसे? लाइक क्या रीजन है कि हमें हर घर में सोलर नहीं मिलता? आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? सर कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स। एक्सपेंसिव राइट, होता है। एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सही बात है। सो यू विल फाइंड इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। बिल्कुल सही बात है। ये जो सोलर पैनल आपके जो यहाँ पे लगते हैं ना आपके घरों के अंदर, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। और क्योंकि ये आपके एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी वजह से इसको हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता, राइट? तो आप इस बात को समझिए, अगर आपको कंजर्वेशन करना है, अगर आपको नेचर को कंजर्व करना है, अगर आप चाहते हो कि आप प्लांट को प्रोटेक्ट करो, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए टू डेवलप अ सोलर पैनल विच इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो वेरी मच यूजफुल। तो ये बात आप यहाँ पे समझिए कि आपको ऐसे सोलर पैनल्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक, you have to make such solar panels which are going to be like cost effective, right? ये आप बनाना चाहिए, ये आपको एक्चुअली बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें यूज कर पाए। ठीक है, आपने पता है सुना भी होगा कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट डज प्रोवाइड अ सब्सिडी टू यूज अ सोलर पैनल, राइट? शायद आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता सर हूँ। हिमाचल में 70% है। देखो बहुत बढ़िया। सो इतना आपको सब्सिडी आपको वहां पे प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, सो दैट शुड बी डन ऑन अ लार्ज स्केल। और ज्यादा करना चाहिए, या और लाइक लीस्ट एक्सपेंसिव आप कर दो इन पैनल्स को ताकि लोग इन्हें यूज करें, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप इसे सही से यूज करो देन इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच शुड बी डन। सो ये चीजों पे काम करना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो आप यूज करते ही हो। मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। हिमाचल में एक आपका डैम है, सर भाखड़ा। भाखड़ा नंगल डैम। यस, अगर मैं सही से बोल रहा हूँ तो इट्स अ भाखड़ा नागल नंगल या नागल डैम। सर नंगल। नंगल, ऑलराइट। और ये आपको मिलता है ऊना के अंदर। आई होप कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, 100% कुछ लोगों ने तो ये डैम को सर देखा ही देखा है। होगा, यस यस सर। सर। ना? नैना देवी से आगे है। उसके ऊपर से पता है ट्रेन भी पास होती है, अगर आपने नोटिस किया होगा। सो उसके एक्चुअली ऊपर से, डैम के ऊपर से ट्रेन पास हो रही होती है। सो जब वो ट्रेन आ रही होती है ना ऊना साइड, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। सो दैट इज अ डैम जिससे एक बहुत बड़े हिमाचल को तो मिलता ही इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ साथ उसके नियर बाय स्टेट्स को भी मिलता है। इवन पंजाब, हरियाणा ऑल्सो गेट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैम। सर सो दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली। अगर आप देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो होता है हिमाचल में, वो जनरली सिर्फ मानसून या बहुत बर्फबारी गिरने से ही होता है। उसके अलावा आपका कभी कोई इशू नहीं आता। कभी आप नोटिस करना, गर्मी में कभी आपके यहाँ लाइट नहीं जाती, पावर कट नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि आपका सप्लाई कम करे रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। द ओनली प्रॉब्लम यू हैव दैट हैपेंस ड्यूरिंग द मानसून और ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स, दैट्स इट। So that is my example of my hydroelectric power plant. And then you have a wind energy. इसके लिए आपके पास you have your those windmills, right, जिनको हम यूज करते हैं to generate the energy. ये आपका एक सोर्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और बताइए, इसके अलावा और क्या आपका सोर्स यहाँ पे हो सकता है एनर्जी का? सर गोबर गैस प्लांट। ठीक है, you can have your गोबर गैस प्लांट। ये आप जनरेट, ये आप लोकल लेवल पे आप यूज कर सकते हो टू जनरेट एनर्जी। यस, गोबर गैस प्लांट से आप अपना बेसिकली आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दो लोकल लेवल पे। वेरी गुड, राइट। ठीक है, सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली लाइक जनरेट योर एनर्जी, ठीक है, अदर देन यूजिंग द इंडस्ट्रियल कोल। ओके, आई हैव टू, ठीक है, सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। द एनर्जी नीड्स हैव बीन लार्जली मेट बाय द रिजर्व्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। सो कोल एंड पेट्रोल से ही आपकी बेसिक एनर्जी नीड्स आपकी फुलफिल होती है, राइट? द मैनेजमेंट ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट जो हो रही है ना सिटीज के अंदर या टाउन्स के अंदर, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक आपका जो ट्रीज थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, फिश थे, उनके बरी होने की वजह से आपका कोल एंड पेट्रोलियम आपके यहाँ पे बना हुआ है, जो भी आपने मुझे एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। तो उस पर हम अभी यूज कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये पूरे टाइम तक रहेगा नहीं,
Hence these resources that will be exhausted in the future no matter how carefully we use them. आज नहीं तो कल इन लोगों ने खत्म हो जाना है. They will get completely used up, right? तो उसके बाद आप क्या करोगे? Now then after that what will you be doing over here? So अभी जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है उसको आप एक टाइम तक यूज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू यूज देम. So that is something we have to understand. Our known petroleum resources will last us for about 40 years and the coal resources will last for about for another 200 years. कहा जाता है कि इतने साल तक ही आपके रिसोर्सेज ये अवेलेबल होंगे, उसके बाद सब हो जाएगा खत्म, राइट? मुझे लगता है कि आज से 40 साल बाद भी जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ ना किसी क्लास को, तो तभी मैं यही डेटा यूज कर रहा हूँ दैट आफ्टर 40 years द पेट्रोल विल गेट यूज्ड अप एंड कोल विल गेट यूज्ड अप. बिकॉज हो क्या रहा है ना, आज की डेट में people are finding new places for the petroleum. लोग नए नए जगह पे जाके like बड़े बड़े होल्स बना रहे हैं so that they can look for the petroleum. So people are still looking for that. But still कहा जाता है कि इसका एक टाइम के बाद आपका यूज करने का ये खत्म हो जाएगा. इसलिए देखिए आप ईवी पे ज्यादा स्विच कर रहे हैं. यू आर मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ताकि वो आपका एक अल्टरनेटिव सोर्स आपका बन जाए. ठीक है. नाउ अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा. यस सर. Yes, sir. कोई बताएगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम क्या होता है जनरली? Sir, then बताइए बताइए क्या काम यहाँ हो पे सकता न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है जिनमें. और उससे हम क्या कर सकते हैं? सर इसमें प्लाज्मा के रूप में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है प्लाज्मा के थ्रू. ठीक है, गॉट इट. आपकी बात यहाँ पे सही है. प्लाज्मा फिजन और फ्यूजन करके आप यहाँ पे एनर्जी जनरेट करते हो. अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब आप बात करते हो ना, इसके कई सारे पर्पस हो सकते हैं. एक पर्पस आपका यहाँ पे होता है फॉर द डिफेंस पर्पस के लिए. न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं जब. राइट. तो इसमें आप बनाते हो आपका न्यूक्लियर आर्सनल या न्यूक्लियर वेपन आप यहाँ पे बना सकते हो. यूजिंग दिस यू कैन मेक अ न्यूक्लियर वेपन, जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं. राइट. दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी मेड. न्यूक्लियर वेपन आप यहाँ पे बना सकते हो. राइट. इसलिए पता है वो कहा जाता है न्यूज़पेपर में आता है न्यूक्लियर पावर्स या न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज के बारे में जिक्र किया जाता है. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आप इसको बना सकते हो फॉर जनरेटिंग एनर्जी. न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज करके आप यहाँ पे अपनी एनर्जी आप यहाँ पे अपनी जनरेट कर सकते हो. यू कैन जनरेट योर एनर्जी ओवर हियर. अब जब मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सकते हो, तो याद रखना न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब कुछ आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो. बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जैसे आप देखो फ्रांस के अंदर जो भी आपकी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट. फ्रांस के अंदर जो भी आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है. इसके वजह से आपके यहाँ पे एनर्जी जनरेट. तो बेसिकली फ्रांस में कभी लाइट जाती ही नहीं है. ओके. बहुत रेयर ओकेजन पे शायद जाती होगी, बट जनरली वहां पे लाइट जाती नहीं है बिकॉज यू हैव दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका पूरा सिटी और कंट्री को आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर देखा जाए तो अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लें हमारे कंट्री में कुछ लोकेशंस पे, तो उसे यूज करके भी हम लोग हमारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. बट इट इज नॉट अ इजी टास्क, राइट? और कई सारे देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू दिस. ओके. बट याद रखना इसके दो काम यहाँ पे होते हैं. और उसके साथ यू कैन डू द रिसर्च ओवर हियर एज वेल. न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप कई सारे अपने रिसर्च एक्टिविटीज भी कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में आपके हेल्प कर सकते हैं और भी बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए. सो यू कैन डू नंबर ऑफ रिसर्च ओवर हियर. So that is also something you will get to see, right? चाहे एनर्जी रिसर्च के लिए, डिफेंस के लिए आप पावर प्लांट्स को यूज करते हैं. और एक्चुअली आगे बढ़ते हैं. So by looking at to the other source of energy is not only the consideration when we look at the consumption of the coal and petroleum. So बिल्कुल ये कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि आपको दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा. जो आपका कोल और पेट्रोलियम का कंजम्पशन आपका यहाँ पे हो रहा है उसके अलावा भी आपको देखना पड़ेगा बिकॉज you don't have ample amount of more resource. आपके पास ज्यादा नहीं है कोल एंड पेट्रोलियम. सो यू कैन सी यहाँ पे आपके सामने है सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी आपके सामने यहाँ पे है, वाटर एनर्जी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो. यू कैन सी द बायोगैस प्लांट ओवर हियर.
तो ये सारे सोर्स बनते हैं आपके एनर्जी के, दे बिकम अ सोर्स। एंड इवन द ओशन के अंदर आप टाइडल एनर्जी एक होती है, ओशन में एक आपका टर्म होता है यहाँ पे आपका टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी में पता है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी जो टाइड्स होती है ना, जो आपकी जो ओशन की जो टाइड्स होती है, उनको आप यहाँ पे यूज करते हो और उन्हें यूज करके आप अपनी एनर्जी जनरेट करते हो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ टाइडल एनर्जी। आपने ओशन को देखा है, हमेशा उसके अंदर वेव्स आती रहती है, तो उस एनर्जी को हम यहाँ पे करते हैं यूज, एंड यूजिंग देम यू कैन एक्चुअली जनरेट द एनर्जी। सो यू हैव टू लुक फॉर द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज पेट्रोल एंड कोल आपका यहाँ पे हो रहा है आपका खत्म। सो दैट इज वन थिंग टू क्लियर टू यू, राइट। चलिए और देखते हैं, ये आपका कोल आ गया। सिंस कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन formed from biomass in addition to carbon, these contain hydrogen, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये चीज आपको इसके अंदर मिलके देखने के लिए, राइट। सो ये बेसिक कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर। और जब आप इन्हें बर्न कर रहे हो तो याद रखना ये सारा कंटेंट आपका जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। as soon as you start burning them, you will find all the content will start going into the atmosphere। तो ये बात भी आपने यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, सारा कंटेंट जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब अगर वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो आप ये बात समझिए कि आपका एटमॉस्फेयर यहाँ पे आपका हो रहा है डैमेज। When these are burned, the product are carbon dioxide, water, oxides of nitrogen and oxide of sulfur। और ये सारी की सारी चीजें आपकी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आप मुझे बताइए अपने एंड से सोच के थोड़ा सा, टेल मी समथिंग फ्रॉम योर एंड, एटमॉस्फेयर में अगर आपका ये सब जा रहा है, लेट्स से एटमॉस्फेयर के अंदर आपका यहाँ पे जा रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका जा रहा है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आपका जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, आपका CO2 भी आपका एटमॉस्फेयर में आपका बहुत ज्यादा जा रहा है। अगर ये सब चीज अगर आपके एटमॉस्फेयर जा रही है तो इससे क्या दिक्कतें आ सकती है, आप तो मुझे बताइए, व्हाट कैन बी द इश्यूज ओवर हियर। सर सर एयर ब्रीदिंग, पोल्यूशन। सर ठीक है, सांस लेने, हाँ जी, सांस लेने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल सी सर बात है आपकी, ओजोन राइट। लेयर को डैमेज। ब्रीदिंग में दिक्कत आ सकती है, सो बेसिकली ब्रीदिंग इश्यूज आपको उस एरियाज में आपको मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी केसेस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। फिर किसी ने मुझे बोला यहाँ पे कि यार ओजोन डैमेज भी यहाँ पे हो सकती है, ये बात भी आपकी सही है। आपकी जो ओजोन लेयर है ये भी आपकी यहाँ पे डैमेज हो सकती है, बिल्कुल। उसके अलावा एनीथिंग एल्स, और क्या हो सकता है? सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है इससे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बोली आपने यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग आपका यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि यार समझो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या ही दिक्कत आ रही है उससे, व्हाट इज हैपनिंग कर सकता है? सर उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिससे रिवर्स में ज्यादा पानी आएगा और सी लेवल बढ़ जाएगा। चलो आप कह रहे हो कि आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे, उससे आपका सी लेवल बढ़ गया। समझो आपका सी लेवल बढ़ गया तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है फिर? सर सुनामी। कई कंट्रीज एरियाज जो है वो पानी के नीचे आके डूब सकते हैं। कई एंट्रीज और एरियाज पानी के नीचे आके डूब सकते हैं। वैसे ये बहुत स्लो होता होगा, नहीं? ये स्लो होता है या फास्ट होता है ये सारा प्रोसेस? सर स्लो। बहुत ही स्लो होता है वैसे देखा जाए तो। आप देखो ना, शाहरुख खान का घर कहाँ पे है? एकदम सी के सामने ही है, कितने सालों से उसका उसके सामने ही है, पानी आगे आ ही नहीं रहा, राइट। सो अंडरस्टैंड वन थिंग इन अ सीरियस नोट, दैट सी लेवल आपका राइज करेगा, ये बात आपकी बिल्कुल है, सी लेवल इज गोइंग टू राइज, और कई सारे आपके लोलैंड एरियाज आपके सबमर्ज हो जाएंगे। सो दैट इज अ कंसर्न, सी लेवल आपका राइज हो सकता है, लोलैंड एरियाज आपके कंसर्न हो, आपके डूब जाएंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि आपका यहाँ पे हो रहा है आपका ग्लेशियर मेल्ट। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज योर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। आपके ग्लेशियर्स आपके हो रहे हैं मेल्ट, और इनके मेल्टिंग की वजह से यू विल फाइंड कि यस आपका सी लेवल यहाँ पे होगा राइज, राइट। आपने एक और चीज बोला था, किसी ने मेंशन किया था, फ्लडिंग आपके यहाँ पे होगी। यस, फ्लडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? व्हाट कैन अदर थिंग्स कैन हैपन? एंटार्क्टिका में जो सर बर्फ के ग्लेशियर वो पिघल सकते हैं और उनके अंदर जो है सर वेरी डेंजरस जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह हैं जिनसे काफी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट। इसका एक बहुत इमीडिएट थ्रेट नहीं है ये, क्योंकि लोगों ने कभी इसका फेस नहीं किया ना ऐसी चीज, तो इसलिए इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है, बट यस ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ग्लेशियर में जो भी आपके पैथोजेंस हैं इतने सालों से वहां पे दबे हुए हैं,
बैक्टीरिया, कोई दूसरा आपका वायरस अगर वहां पे है, तो वो आपका एनवायरमेंट में आ रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट कैन दे डू, बट या दैट इज वन पॉसिबिलिटी। बट लोगों का ये कंसर्न इतना नहीं है फिलहाल, बट हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। बिल्कुल सही। और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी, और क्या हो सकता है? याद रखना इवन योर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा क्या ना आपका, इवन आपका वाटर साइकिल विल गेट अफेक्टेड। आपका वाटर साइकिल यहाँ पे अफेक्ट होगा। अगर आपका वाटर साइकिल आपका बेटा यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है तो याद रखना इससे आपका रेनफॉल के भी पैटर्न आपके यहाँ पे चेंज होगा। सो रेनफॉल के पैटर्न आपके चेंज होगा। अगर आप रेनफॉल के पैटर्न चेंज होते हैं देन ये आपका प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगा। सो याद रखना योर रेनफॉल पैटर्न इज गोइंग टू चेंज। रेनफॉल के जो आपके पैटर्न होते हैं ये आपके यहाँ पे बदल जाएंगे, दे आर गोइंग टू चेंज नाउ। सो ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि कई सारी स्पीशीज होती है ना बेटा, वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कई सारी स्पीशीज आपकी जो होंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बदला तो। सो ये भी याद रखना दैट स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट। आपकी कई सारी स्पीशीज जो आपकी होती है, स्पीशीज माइट गो एक्सटिंक्ट। और ये होगा, ये तो 100% होना ही है। कई सारी आपकी स्पीशीज होंगी, जैसे फ्रॉग की हो गई कई सारी स्पीशीज, या कई सारे फंगाई हो गए, या कोई दूसरे एनिमल्स हो गए, दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव, दे माइट गो एक्सटिंक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा अभी, बट वो नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं। ही वाज एक्चुअली डॉक्टर। तो उन्होंने एमबीबीएस किया अपना, और एमबीबीएस करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी द बर्ड्स ऑफ हायर एल्टीट्यूड। समझिए इस बात को, बर्ड्स ऑफ हायर एल्टीट्यूड। तो मैं ये बात आपको समझाऊंगा, आप ये समझ पाएंगे। आई टेल यू व्हाट हिज रिसर्च इज। सो मैं आपको एक स्लाइड को यहाँ पे यूज करता हूँ जस्ट टू टेल यू दिस। सो यस आई गेस दिस इज द राइट स्लाइड। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि वो रिसर्च कर क्या रहे हैं एंड व्हाट ही हैज सीन। लेट मी मेक अ डिवीजन ओवर हियर। तो उन्होंने पता है क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो एक बर्ड्स को स्टडी करते हैं, हायर एल्टीट्यूड के बर्ड्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आपका पहाड़ है, ठीक है, ये आपके पहाड़ है यहाँ पे कई सारे। तो हायर एल्टीट्यूड मतलब कि पहाड़ के एरियाज के अंदर उन्होंने बर्ड्स को स्टडी करना वहां पे चालू किया, ठीक है। और वो अपनी स्टडी पता है कहाँ पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वाले एरिया के अंदर वो कर रहे हैं। तो आप आई थिंक वो जानते हो दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। तो जब मेरे साइंटिस्ट ने यहाँ पे वो स्टडी चालू किया ना, बर्ड्स को देखना चालू किया उन्होंने यहाँ पे आज से 10 साल पहले, तो यहाँ पे समझो इस लेवल पे वो स्टडी कर रहे थे। सो इस ऑन दिस लेवल ही वाज स्टडीइंग। तो उन्होंने क्या देखा 5 साल के बाद कि वहां पे जितने भी बर्ड्स मिल रहे थे ना, वो सारे बर्ड्स शिफ्ट हो गए थोड़े ऊपर वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स थे, तो समझो एक बात आप समझे, यहाँ पे जितने भी बर्ड्स वहां पे रहते थे पहले, आज से लगभग 10 साल पहले, राइट, वहां पे एक सर्टेन टेम्परेचर होता होगा, है ना। अब जैसे ही वो टेम्परेचर वहां पे चेंज हुआ, तो पहले आप यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स बनाए, दीज आर द बर्ड्स। अब ये बर्ड्स पहले आपको यहाँ पे दिख रहे थे। 10 साल बाद आपने क्या देखा कि 10 साल बाद आपको बर्ड्स वहां पे दिख ही नहीं रहे। वो सारे के सारे बर्ड्स आपके शिफ्ट हो गए इस एरिया के अंदर, दे हैव शिफ्टेड टू दिस एरिया। तो ये सोचो कि पहले आपके बर्ड्स यहाँ पे थे और फिर आपको शिफ्ट हो गए ऊपर वाले एरिया के अंदर। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, व्हाई दे हैव शिफ्टेड टू अपर एरियाज, कैन यू टेल मी? सर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता, तो फिर नीचे वाले एरियाज में जितनी ठंड पहले थी उतनी नहीं रही, तो फिर वो अपर एरियाज में चली। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी ट्रू, बिल्कुल आपका परफेक्टली राइट आंसर है। आपके ग्लोबल वार्मिंग से आपका हुआ क्या कि नीचे के एरिया में जितनी आपके यहाँ पे ठंड थी, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, वो अब फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि नीचे का एनवायरमेंट जो आपका यहाँ पे हो गया है, ये जो आपका एनवायरमेंट है यहाँ पे नीचे वाला, ये आपका हो चुका है कंपेरेटिवली वार्मर। इट इज गोइंग टू बी कंपेरेटिवली ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वार्मर। ये आपको थोड़ा सा आपके यहाँ पे अब इतना ठंडा आपको यहाँ पे नहीं मिल रही कंडीशन। अब क्योंकि आपका कंपेरेटिवली थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो आपके बर्ड्स ऊपर शिफ्ट कर किए। अब जब बर्ड्स ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप ये बात समझिए, जरूरी देखो बर्ड ने वहां पे शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि वहां पे सही टेम्परेचर है। बर्ड ने यहाँ पे शिफ्ट इसलिए यहाँ पे किया है बिकॉज यू हैव द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। यहाँ पे आपका एकदम अप्रोप्रिएट, यू हैव अ वेरी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ओवर हियर। अब आप ये बात को समझिए यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, चलो बर्ड्स तो वहां पे चले गए, क्यों, वहां पे टेम्परेचर सही है, लेकिन क्या उस एरिया में वो फॉरेस्ट है जो बर्ड्स को सस्टेन कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। जब बर्ड्स वहां पे मूव करते हैं, बर्ड्स इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर सही था, लेकिन शायद हो सकता है कि टेम्परेचर वहां पे सही है,
बट वहां पे क्या फॉरेस्ट वहां पे सही है? क्या उन्हें वो सब चीजें मिलेगी खाने के लिए जो यहाँ पे उन्हें मिल रही थी नीचे? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। हो सकता है कि वहां पे वैसे ट्रीज अवेलेबल ही ना हो सकता है कि वहां पे वैसे इंसेक्ट अवेलेबल ना हो जिसके ऊपर वो फीड करते हो। तो इससे पता है क्या होगा, ये जो बर्ड्स मेरे नीचे से ऊपर गए हैं ना, ये वहां पे ज्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये जो बर्ड्स मेरे नीचे से ऊपर वहां पे गए हैं, ये शायद लंबे टाइम के लिए वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड अगर वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब समझो अगर 4 बर्ड वहां पे गए थे, 4 बर्ड अपने बेबीज को वहां पे रेज ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेबीज तो आपके हो गए, बट बेबीज को आपने फीड नहीं कर पाए, जो आपको खिलाना था आप खिला नहीं पाए उन्हें। वहां पे रिसोर्सेज आपके यहाँ पे कम थे। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, क्या होगा, कुछ सालों के बाद ये बर्ड्स वहां से खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसे होने लगा, देन श्योरली आपकी जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है, दैट विल स्लोली कम डाउन इन दैट एरिया। और यही कंसर्न है उस डॉक्टर का जो वहां पे काम कर रहा है। क्या आपको मेरी स्टोरी समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द रिसर्च इज डूइंग ओवर देयर? क्या आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपकी वहां पे की जा रही है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज डन बाय दिस पर्टिकुलर डॉक्टर ओवर देयर। और ये आपका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हाउ द global warming can have an impact. I'm trying to remember the name of the doctor, but I cannot remember right now. It starts with U. Who, like it's something with the U. It's the name of the doctor. कभी अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको उनका काम भी मिलेगा और उनका इंटरव्यू भी आपको मिलेगा। So it's a very famous bird biologist, या जिसे आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एंड ही वर्क्स इन द हायर एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो याद रखना ग्लोबल वार्मिंग का काफी इंपैक्ट होता है डाइवर्सिटी के ऊपर। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, कि अगर ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही है तो पॉल्यूशन तो होना ही है, वो तो आपका होगा ही होगा, राइट? एंड इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड एवरीथिंग। तो पॉल्यूशन तो आपका यहाँ पे होगा ही होगा, बट उसके साथ बहुत चीजें आपकी हो जाती है। मेनी थिंग्स हैपन एंड दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है आपका। मतलब 10 साल में आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो आपका बढ़ता है 0.1 डिग्री सेल्सियस। in 10 years you will get to see आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो आपका होता है अराउंड 0.1 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, इतना आपका होगा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज। तो हमें क्या लगता है मालूम है कि ये तो बहुत ही कम है, इससे क्या ही होगा, बट काफी कुछ हो जाता है प्लैनेट के ऊपर। इतने टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से भी आपके प्लैनेट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, ये बात याद रखना। दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। तो यहाँ पे आप याद ही रखना कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग ओवर हियर। उसके साथ साथ याद रखना कि यार आपका लाइक हाउ व्हाट आर द अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज। आपके कोल एंड कार्बन के अलावा, कोल एंड पेट्रोलियम के अलावा आपके दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी आपके यहाँ पे क्या है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। एंड क्लास खत्म होने के लिए आप मुझे बताएंगे हैंड रेस करके, या वैसे ही आप बता सकते हो मुझे कि क्या एडवांटेज होते हैं आपके ग्राउंड वाटर के, ग्राउंड वाटर स्टोर करने के आपके एडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बताइए एक एक करके, बोलिए। टेल मी द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग द ग्राउंड वाटर। सर याद नहीं आ रहा? सर जो हाँ, बोलिए। जो ग्राउंड वाटर होता है वो इवेपोरेट नहीं होता, और सर उसमें मॉस्किटोज वगैरह, सर मॉस्किटोज नहीं उसमें ग्रो कर सकते। ठीक है, और सर उसमें सर ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट की कंटामिनेशन नहीं हो सकती इसमें। राइट, ये भी नहीं हो सकता। और कुछ इसके अलावा? ठीक है, ये 3 चीजें आपने बता दी, और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स? और क्या हो सकता है?